ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई आखिरकार मंजरेआम पर आ गए और सारी अफवाहें दम तोड़ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि वो सफारती रास्ते को तरजीह देते हैं। कोई भी हमें एक खराब मुआहदे पर जल्दबाजी में मजबूर नहीं कर सकता। अमेरिका को गारंटीज चाहिए कि ईरान अगले 15 साल तक किसी किस्म की यूरेनियम की अफजूदी का जो अमल है इसे शुरू नहीं करेगा। गद्दार किसी भी मुल्क में हो सकते हैं। कोई मुल्क या कौम गद्दारों को कैसे सजा देती है? ऐसी सजा जो नस्लों तक याद रखी जाए। अमेरिका की बदअहदी, बेवफाई, बदजुबानी और यू टर्न की जमानत कौन देगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूं। दोस्तों, ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई आखिरकार मंजरेआम पर आ गए और सारी अफवाहें दम तोड़ गई। अमरीकी और मगरबी मीडिया मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गया, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। ईरानी सुप्रीम लीडर की सेहत और शहादत की खबरें अपनी मौत खुद मर गई हैं। आज ईरानी सदर मसूद पेशगान की उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर से 2.5 घंटे मुलाकात का मुकम्मल हाल अहवाल मीडिया के साथ शेयर किया। और इस मुलाकात के हवाले से सदर मसूद पेशगान का ये कहना है कि मुलाकात एतमाद, आजिज़ी, गहरे खुलूस से भरपूर माहौल में हुई। और उन्होंने ये भी बताया कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के अंदाज़े गुफ्तगू, नुक्ता नज़र, नहायत आजिज़ाना और गहरे मुखलिसाना रवैये ने मुझे बहुत मुतासिर किया। ईरानी सदर ने मजीद ये भी कहा कि आला तरीन अथॉरिटी की आजिज़ी और इखलाकी बर्ताव मुल्क के इंतज़ामी निज़ाम के लिए एक बहुत आला मिसाल है। मसूद पेशगान ने यह भी बताया कि मेरी सुप्रीम लीडर से तकरीबन 2.5 घंटे तक मुलाकात जारी रही। दोस्तों, एक तरफ ये मुलाकात हो रही थी तो दूसरी जानिब अमरीकी ऐवानों में ईरान के साथ डील के मामला तय किए जा रहे थे। लेकिन इस पर आगे जाने से पहले और तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा जो टॉमी विकोट ने क्या कहा, और वो मीडिया जो डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट करता है वो बार बार ये कह रहा था कि मुश्तबा खामनाई की शहादत होगी। कुछ खबरें ऐसी भी आई कि उनकी सर्जरी की गई है। और उससे पहले एक मुसलसल महाज ये बनाया जा रहा था जिसे नैरेटिव बिल्डिंग आप कह सकते हैं, नफसियाती जंग। और ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि शायद मुश्तबा खामनाई अब नहीं रहे और उस हमले में शदीद जख्मी हुए, जिसके बाद वो जख्मों की ताब ना लाते हुए उनकी भी शहादत हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अब ये तमाम खबरें एक एक करके दम तोड़ रही हैं और इसमें कोई हकीकत या सदाकत नहीं है। और फिर ऐसे वक्त में कुछ सवालात अमरीकी मीडिया में ये गर्दिश भी कर रहे थे कि अब तक आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद उनके जानशीन को क्यों मुकर्रर नहीं किया गया। उस वक्त भी एक कंट्रोवर्सी हमने देखी। दोस्तों, आपको ये खबर दे दूं कि तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टॉमी विकोट ने कहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि वो सफारती रास्ते को तरजीह देते हैं। अरब मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी हमें एक खराब मुआहदे पर जल्दबाजी में मजबूर नहीं कर सकता। सदर ट्रंप अमरीकी अवाम के लिए एक अच्छी डील करने जा रहे हैं। ट्रंप वाजे कहते हैं कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की किसी सूरत भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो अमेरिकन मीडिया इस वक्त रिपोर्ट कर रहा है कि एक डील इन मेकिंग है और जिसमें यूरेनियम को किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल करने की बात की जा रही है। और इसके साथ साथ अमेरिका को गारंटीज चाहिए कि ईरान अगले 15 साल तक किसी किस्म की यूरेनियम की अफजूदी का जो अमल है इसे शुरू नहीं करेगा। दोस्तों, गद्दार किसी भी मुल्क में हो सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन बात यह है कि कोई मुल्क या कौम गद्दारों को कैसे सजा देती है? ऐसी सजा जो नस्लों तक याद रखी जाए। चीन ने भी कुछ ऐसा ही किया है। तफसीलात मैं आपको आगे चलकर दूंगा और किन वुज़रा को सजा दी गई इस बात का जिक्र आगे चलकर तफसील के साथ आपके साथ करेंगे। लेकिन उससे पहले अमेरिका की बदअहदी, बेवफाई, बदजुबानी और यू टर्न की जमानत कौन देगा? इस बात की क्या गारंटी है कि अमेरिका ईरान के साथ डील करके सारी यूरेनियम लेने के बाद कोई हरकत नहीं करेगा और फिर कोई बहाना करके ईरान पर हमला नहीं करता? देखेंगे, ये सवालात बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आज आपने यूरेनियम ईरान से हासिल कर लिया, बदले में उनके तमाम जो असासे हैं, दुनिया के बैंक्स के अंदर जितना भी उनका अरबों डॉलर पड़ा हुआ है उसे आप अनफ्रीज कर देते हैं। और उसके बाद क्या गारंटीज है कि उसको दोबारा इसी किस्म की जो मज़ाहमत का सामना ना करना पड़े, इसी किस्म के इक़दामात, सैंक्शंस उसके खिलाफ जो हैं वो नहीं लगाई जाती। और फिर ये भी याद रखिएगा कि यूरेनियम लेने के बाद ये भी तो मुमकिन है कि मिड टर्म इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट तब्दील हो, डेमोक्रेट्स हैं वो ये कहें कि अमेरिका जब डोनाल्ड ट्रंप की सदारत में फैसले कर रहा था तो वो डोनाल्ड ट्रंप के फैसले थे, इसका अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अब डेमोक्रेट्स आ गए और डेमोक्रेट्स वो फायदे जो अमरीकी अवाम को पहुंचने चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से नुकसान पहुंचाया, हम उन फैसलों और मुआहदों के ऊपर अमल नहीं करेंगे। देखें, जो बाइडन के ऊपर अगर डोनाल्ड ट्रंप अपनी हर तकरीर में
तनकीद कर सकता है, तो ये तनकीद डोनाल्ड ट्रंप को भी इसका सामना करना पड़ेगा। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी मौजूद है, और अगर आप मुझसे पूछें तो गारंटीज देनी होंगी। और गारंटीज कौन देगा? दोस्तों, बैन अवी सियासत में जब भी कोई मुआहदा, बैठक या बातचीत होती है ना, तो फ्री कैन को आपस में यही मसला दरपेश होता है, यानी ट्रस्ट, गारंटी का फुकदान हर मौके पर दिखाई देता है। ईरान अमेरिका मुआहदे में भी कुछ ऐसा ही है। सच ये है कि बैन अवी ताल्लुकात में किसी भी मुल्क, हत्ता कि अमेरिका के बारे में भी 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता। रियासतें नीयत से नहीं बल्कि मफादात से चलती हैं। इसीलिए तारीख में ऐसे वाकयात भी आपको मिलेंगे जहां मुआहदे हुए और फिर कशीदगी दोबारा बढ़ गई। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि डील लाजमन धोखा ही होती है। असल निजाम चंद चीजों पर खड़ा होता है। सालिस कौन है, कितने ममालिक सालिसी या मुआहदे में शामिल हैं, और किस बात पर इत्तफाक हो रहा है, और फ्री कैन पर दबाव डालने वाले मुल्क या ममालिक की हैसियत क्या है। दोस्तों, ये जो जंग बंदी है ना, एक चीज आपने याद रखनी है कि पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। पाकिस्तान ने पिछले 60 दिनों में अपने आप को जो वर्ल्ड ऑर्डर है इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से पोजीशन कर लिया है। अमेरिका के आप साथ हैं, अब ये कितनी देर साथ रहता है ये अलग सवाल है। आप मिडिल ईस्ट के अंदर कितनी देर उनके साथ चलेंगे? सऊदी अरब के साथ आपका एक पैक्ट हो गया, उन्होंने आपको पैसे भी दे दिए, आपने अमारात का कर्जा भी अदा कर दिया, तो पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ही मजबूत है। मिडिल ईस्ट के अलावा यूरोपीय यूनियन के बहुत सारे ममालिक भी पाकिस्तान के करीब आए। तो जंग को रोकना ना सिर्फ पाकिस्तान के हक में है बल्कि इस खित्ते के हक में भी है। और मिडिल ईस्ट के जितने भी ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान के जरिए अपने मुतालबात को ईरान के सामने रखा। दोनों लॉबीज के पास जो भी मुतालबात गए हैं, मिडिल ईस्ट के हों या अमेरिकन के या फिर ईरान के, वो पाकिस्तान के जरिए जा रहे हैं। दोस्तों, बज़ाहिर यही नजर आ रहा है कि ईरान जंगबंदी चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत खित्ते के दीगर ममालिक के मफाद में भी है, और वो गारंटी वाला मामला अपने जिम्मे ले सकते हैं। अमेरिका दोबारा हमला नहीं करेगा, क्योंकि दोबारा हमले की सूरत में फिर आपको यूएई के ऊपर हमला नजर आएगा। बहरीन की मईशत तबाह हो सकती है। कतर की आपने पूरी की पूरी जो तेल की सनत थी उसको तबाह कर दिया, और एक बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी मईशत बहुत पीछे चली जाएगी। आपको मैं अगर ये 60 दिनों की जो मईशत ने जो एक तरह से रिवर्स गेयर लगाया, अगर आप उठाकर देख लें, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स मिडिल ईस्ट से निकल गए हैं। होटल इंडस्ट्री तबाह हो गई, और ये वो इंडस्ट्री है, अगर टूरिस्ट जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे, डॉलर्स में पैसा खर्च होगा, आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री, इससे जुड़ी हुई दीगर इंडस्ट्रीज, इससे जुड़ा हुआ पूरा दुनिया का जो इकोनॉमिक आपका एक सर्कल है वो चलता है। अगर लोग यहाँ से अपनी जानें बचा कर निकलेंगे तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी? और यही चीज़ जो है इनको सोचनी पड़ेगी, और मिडिल ईस्ट को एक गारंटी देनी होगी। और अमेरिकन की वही गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि याद रखिएगा कि इसमें ये भी स्टेक होल्डर्स हैं। आपकी जंग चल रही थी अमेरिका और इसराइल के साथ, लेकिन जो बेसिस थी इन ममालिक के अंदर, और कीमत किसको अदा करनी पड़ी? मिडिल ईस्ट को। तो मिडिल ईस्ट भी सोचेगा ना कि यार हम रोजाना इस जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते, लिहाजा अमेरिका की गारंटी हम आपको देते हैं, और हमारी जो फ़ज़ाई हदूद है या हमारे पानियों को या हमारी सरजमीन को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आप देख लें कि सऊदी अरब के अंदर हमला हुआ, कि कतर में हमला हुआ, बहरीन में हमला हुआ, और बल्कि बहरीन के अंदर तो ये भी खबर आई कि शायद तख्ता उल्टा दिया जाएगा और लोग सड़कों पर आ गए। तो मिडिल ईस्ट को गारंटी देनी होगी। और फिर चाइना का नंबर आता है 45%। जो आपने हुर्मुज़ के ऊपर डिपेंडेंट है वो चाइना है। तेल, तजारत, सारा इसी रास्ते से मिडिल ईस्ट और फिर दुनिया के दीगर ममालिक में सामान जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर पाकिस्तान थोड़ी सी ज़रा हिम्मत करता तो आप गवादर को, आप अपने दीगर बंदरगाहों को इतना मजबूत कर देते। अगर आज हमारे पास सी पैक होता तो हम दुनिया की सारी इकोनॉमी को इस खित्ते में लेकर आते। पाकिस्तान को चाहिए कि सी पैक को ओपन करें, अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी का वैसे माहिर हैं, और ये शराइत उनके सामने रखी जाए कि भाई हमें सी पैक बनाने दो, हमारी जो बंदरगाहें यहाँ से सामान अगर जाएगा तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा, दुनिया को फ़ायदा होगा, और हम इसके बदले चाइना से आपके मामला ठीक करवा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि चाइना, पाकिस्तान और अमेरिकन क्या अपने जो मामलात हैं वो पाकिस्तान में बैठकर हल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। दोस्तों, ये तो मामला हो गया गारंटी का। अब एक और मामला जो सर उठा रहा है, आपने हुर्मुज़ के बाद एक नई आबी गुजरगाह जो दुनिया के लिए एक मुश्किल खड़ी कर सकती है, और ये मुश्किल क्या होगी? दोस्तों, चाइना को ईरान के आबना हुर्मुज़ से टोल टैक्स के मैकेनिज्म के लागू होने से अगला मुमकिन खतरा आबनाए मलाका का है। अब ये जो स्टेट ऑफ मलाका है इसमें टोल टैक्स का है। जैसा ईरान मैकेनिज्म बना रहा था, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर भी इसी मैकेनिज्म पर अब गौर कर रहे हैं। ईरान का मैकेनिज्म दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा और वहां भी सेम मैकेनिज्म लागू हो जाएगा, और उनको अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट हासिल होगी। वहां से अमेरिका को फायदा है, क्योंकि वो अमेरिकी सप्लाई लाइन का, याद रखेगा, एक बहुत बड़ा अगर ये कहा जाए
کہ روٹ نہیں ہے اور اس میکنزم میں نقصان جاپان کا ہوگا، کوریا کا ہوگا، تائیوان کا ہوگا، چائنا کا ہوگا، اور ان کی سپلائی لائن یہ روٹ ہے۔ چین کی 80% تیل برآمد اسی راستے سے ہوتی ہے، اور دوستو دنیا کی 40% تجارت یہاں سے گزرتی ہے۔ یہ میکنزم چائنا کے لیے نقصان دہ ہے۔ چائنا کو یہ خطرہ کئی سالوں سے تھا۔ اب یہ جو پاکستان کے ساتھ ملٹی ماڈل پروجیکٹ سی پیک اسی وجہ سے شروع کیا گیا، اور معمار پائپ لائن بھی اسی وجہ سے بنائی گئی تاکہ اس خطرے سے نمٹا جا سکے، مگر دونوں پروجیکٹ جو ہیں وہ ایک طرح سے شیلف ہو گئے، تاخیر کا شکار ہیں۔ امریکہ ایران وار میں گوادر پورٹ کی اہمیت بڑھی۔ سعودی عرب کو بھی چائنا یہاں لے کر آ رہا ہے، کیونکہ سعودی عرب کا پاکستان میں زیادہ اثر و رسوخ ہے، اور سعودی عرب امریکہ کا پریشر برداشت کرتا ہے، تو پاکستان بھی سعودیہ کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا۔ سعودی عرب کے گوادر پورٹ پر آنے سے پاکستان پر امریکی پریشر کم ہو جائے گا۔ چائنا کا سارا فوکس اسی بات پر ہے کہ ایران آبِ ہرمز کو کھولے اور ایران کی سیاسی قیادت فیصلے کرے، اور اگر ایسا ہو گیا تو پاکستان کو، اب پاکستان نے اپنے آپ کو کیسے پوزیشن کرنا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آپ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اچھے رکھتے ہیں، چائنا کو بھی آپ نے ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں، لیکن دوستو اگر ہمیں اس کا مالی فائدہ نہیں ہو رہا نا، تو پھر یہ سالسیاں کریں، کھانے کھلائیں، اسلام آباد ٹاکس ہو جائے، آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ صرف جہاز کا تیل ہی آپ جلا رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی اکانومی کو اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے، اور پاکستان اب اس پوزیشن میں ہے، اللہ کرے جی کوئی فائدہ ہو۔ ایران امریکہ پر ضمانت کی میں بات کر رہا تھا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ بین الاقوامی جو ایٹمی معاہدے ہیں نا، ایک تو جی عام طور پہ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی جیسے ادارے اس میں شامل ہوتے ہیں، جو یورینیم کی جو تنصیبات ہیں جہاں جہاں بھی دنیا میں، اس پہ نظر رکھتے ہیں، ان کی نگرانی کی جاتی ہے۔ اکثر ڈیلز جو ہے نا وہ کسی ایک ملک کے ساتھ نہیں ہوتی جب بھی یورینیم کا معاملہ آتا ہے۔ اس میں بہت ساری طاقتیں شامل ہوتی ہیں، اقوام متحدہ ہے، یورپ ہے، اور بڑے اتحادی آپ کے وہ سٹیک ہولڈرز بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی ایک فریق کا یو ٹرن لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر کوئی ملک ڈیل توڑتا ہے تو اس پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، سفارتی تنہائی کا اسے سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور عالمی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس کچھ نہیں ہے، نیٹو آپ سے ناراض ہے، یورپی یونین آپ سے ناراض ہے، اور وہ اتحاد کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، تو اگر ایسا کوئی کام ہوا تو یقیناً یہ مشکل ہو سکتی ہے۔ اور صاحب کو یہ خبر دیں کہ دوسری جانب امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے امریکی تجاویز پر سالسوں کو آج جواب دیے جانے کا امکان ہے۔ امریکی میڈیا نے یہ بھی انکشاف کیا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے متنازع منصوبے پروجیکٹ فریڈم پر اچانک یو ٹرن لینا پڑا، اور اس کی بنیادی وجہ بتائی جاتی ہے کہ سعودی عرب نے جب انکار کر دیا کہ آپ ہماری فضا کو استعمال نہیں کر سکتے، فضائی حدود کو، تو اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ یو ٹرن لینا پڑا۔ سعودی عرب کے انکار کے بعد منصوبے پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، تاہم معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ امریکی ٹی وی این بی سی نیوز نے اسے رپورٹ کیا ہے کہ حکام کے حوالے سے وہ یہ بتاتے ہیں کہ سعودی عرب نے واضح کیا کہ وہ پرنس سلطان ایئر بیس سے امریکی طیاروں کی پرواز یا اپنی فضائی حدود کے استعمال کی اجازت نہیں دیں گے۔ اس فیصلے کے بعد منصوبے پر عمل درآمد روک دیا گیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق ٹرمپ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا، تاہم معاملہ حل نہیں ہو سکا۔ امریکی حکام کا یہ بھی بتانا ہے کہ منصوبہ عارضی طور پر اس لیے معطل کیا گیا تاکہ خطے میں اہم فضائی رسائی برقرار رکھی جا سکے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق وائٹ ہاؤس اہلکار یہ بھی بتاتے ہیں کہ بعض قریبی خلیجی اتحادیوں کو بھی اس منصوبے سے پہلے آگاہ نہیں کیا گیا تھا، جس پر حیرانی ظاہر کی گئی، اور بعد میں امریکی حکام نے عمانی حکام سے رابطہ کر کے ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عباس اراغچی گئے تھے اور عمان کو انہوں نے پیغام دیا، اور پھر عمان کی طرف سے بھی اسی قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی، تو خلیجی ممالک آپس میں بات بھی کر رہے ہیں۔ اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ ایرانی پارلیمان کے اسپیکر باقر کالیباف نے پروجیکٹ فریڈم پر صدر ٹرمپ کے یو ٹرن کو مذاق کا نشانہ بناتے ہوئے لکھا کہ آپریشن ٹرسٹ می برو اب مکمل طور پہ ناکام ہو گیا، اور اب یہ آپریشن فوسیس کے ساتھ معمول پر واپس آ جائیں گے۔ اس سے قبل ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالیباف نے ایرانی قوم کے نام پیغام میں کہا تھا کہ دشمن کا مقصد ایران کے اتحاد کو توڑنا ہے تاکہ ہمیں ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا جا سکے۔ اچھا، یہ جو آپریشن کا نام جو میں نے آپ کو بتایا نا، انگریزی کا لفظ ہے جی فو، ایکس اس کے اندر سائلنٹ ہوتا ہے، FAUX، تو یعنی جھوٹا، ایک جعلی آپریشن۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے ان تمام آپریشنز کو جو کالیباف ہیں انہوں نے جعلی اور جھوٹا قرار دیا ہے۔ دوستو میں آپ کو یہ بھی خبر دے دوں کہ اس وقت امریکہ اور پوری دنیا میں یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے، مقبولیت انتہائی نیچے گرنے کے بعد صدر ٹرمپ مڈ ٹرم الیکشن ہار جاتے ہیں تو امریکی سیاست اور عالمی منظرنامہ کیا ہوگا؟ حقیقت یہ ہے، اور کل کسی دوست کا یہ سوال بھی تھا، تو میں اس کے تناظر میں میں نے تمام یہ جو انفارمیشن آپ تمام دوستوں کے لیے اکٹھی کی ہے، اور اصل میں یہ معاملہ کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر امریکی صدر کی
पार्टी मिड टर्म इलेक्शन हार जाए तो उसके असरात बहुत वाज़ेह और अहम होते हैं, लेकिन सदर फौरन इक़्तिदार से बाहर नहीं होगा। असरात ज़्यादातर सियासत, कानून साजी और मुस्तकबिल की ताकत पर पड़ते हैं। ये समझें कि अमेरिका में निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा, सदर अलग हो जाएगा, यानी निज़ाम अलग, सदर अलग और कांग्रेस अलग। मिड टर्म में अवाम सदर की पार्टी की कारकर्दगी का फैसला करते हैं। अगर सदर की पार्टी हार जाए और मुखालिफ पार्टी को अक्सियत मिल जाए तो बिल पास करवाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बजट इस्लाहात और नए मंसूबे रुक सकते हैं। सदर को बार बार वीटो बमुकाबला कांग्रेस की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है, यानी हुकूमत चलती रहती है मगर रफ्तार सुस्त हो जाएगी। सदर ट्रंप के लिए मुश्किलात इसलिए भी बढ़ जाएंगी, उनके खिलाफ जेफरी एप्स्टीन फाइल्स का कट्टा जो है एक बार फिर खुल जाएगा, यानी मुखालिफ पार्टी अगर अक्सियत में आ गई तो वो हुकूमती पॉलिसीज़ की इंक्वायरी का हुक्म भी जारी कर सकती है। सदर ट्रंप के गड़े मुर्दे दोबारा से उखाड़े जा सकते हैं। काबीना और इंतज़ामिया पर दबाव बढ़ सकता है और बाज़ औक़ात इम्पीचमेंट जैसी सियासी कार्रवाई भी बहस में आ सकती है। इसी तरह अगर कांग्रेस मुखालिफ हो तो सदर की डील करने की ताकत कम हो जाती है। आलमी सतह पर भी इसकी पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी और अंदरूनी पार्टी में भी सवाल उठने लगते हैं। देखें, आज ये जो सिचुएशन, अगर मिड टर्म ये इलेक्शन हार गए ना भाई साहब, इन्होंने यूक्रेन के की जो क़यादत थी उन्हें बिठाकर कहा था, बेइज्जती की थी, और जब वो वापस चला गया उसे कहा था कि यार पहले जाओ इलेक्शन करवाओ, तुम्हारी आवाम तो तुम्हारे साथ ही नहीं, पहले हम तो ये तो चेक करें कि आवाम भी तुम्हारे साथ है कि नहीं, ये तो जो तुम फैसले करते फिर रहे हो। तो ज़ेलेंस्की को बिठाकर ये कहा था ट्रंप ने कि पहले ये तो चेक किया जाए कि क्या तुम्हारी आवाम भी तुम्हारे साथ खड़ी है या फिर ये जो फैसले तुम कर रहे हो ये तुम्हारी अपनी ज़ात से जुड़े हुए हैं। तो आज डोनाल्ड ट्रंप को भी इसी किस्म की सिचुएशन का सामना है। और खैर डोनाल्ड ट्रंप का तो ये सेकंड टर्म है, अगर ये फर्स्ट टर्म होता तो फिर पार्टी ये सोचती है कि हमने दोबारा से उसी उम्मीदवार को मैदान में उतारना है या नहीं उतारना। मुझे नहीं लगता कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकेंगे। और जिस तरह वक्त गुजर रहा है, सदारती इलेक्शन करीब आ रहे हैं, आने वाले मिड टर्म इलेक्शन के बाद यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही तगड़े उम्मीदवार हैं, जिसमें मार्को रूबियो का नाम लिया जा रहा है, जेडी वेंस का भी नाम लिया जा रहा है। और आपने देखा होगा कि जेडी वेंस इससे पहले ईरान अमेरिका जंग में पाकिस्तान वाला जो एपिसोड हुआ वो आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र नहीं आए। और जब उनका रोल जिस तरह से ही डिफ़ाइन किया गया तो उन्होंने जंग को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा करना शुरू किया, क्योंकि अमेरिकन का ये ख्याल था कि अगर ये जंग को रोकने में कामयाब हो जाते हैं और ये जेडी वेंस के हाथ से होता है तो यकीनन हम इसे आने वाले इलेक्शंस में रिपब्लिकन जो हैं इसे अपनी बतौर जीत के इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, मिड टर्म हारने का मतलब सदर का हट जाना नहीं होता और वो अपनी मुद्दत 4 साल पूरी करता है, लेकिन सियासी ताकत कमज़ोर हो जाती है। दोस्तों, मैं आपको ना एक ख़बर ये भी दे दूँ, और ये ख़बर चाइना से है। गद्दार अपनी नस्लों के साथ साथ पूरी कौम को भी डबो देते हैं। मीर जाफ़र मीर सादिक की जब खान साहब बात करते हैं वो क्यों करते हैं? वो इसलिए कि आपकी जमात के अंदर भी मीर जाफ़र मीर सादिक मौजूद हैं जो पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मीर जाफ़र मीर सादिक इससे पहले भी मौजूद थे जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक रजीम को ख़त्म किया, इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया अमेरिका के कहने पर। नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान की जमहूरियत को। दोस्तों, करप्ट अफसरान, अवामी नुमाइंदे पूरी सिस्टम को तबाह कर देते हैं। चीन में इस हवाले से सख्त पॉलिसी और वहाँ गद्दारी और करप्शन के इल्ज़ाम या जुर्म में बड़े बड़े ओहदेदार जो हैं वो अब पकड़े जा रहे हैं और कुछ पकड़े भी गए। जब उन्हें पकड़ लिया जाता है ना तो फिर उनको इबरतनाक सज़ा दी जाती है। इस हवाले से ताज़ा तरीन खबर अब ये आ रही है कि चीन ने अपने 2 साबिक दिफाई वुज़रा वी फेंग और ली शिंग फो को करप्शन के इल्ज़ाम में सज़ाए मौत सुनाई। चीनी मीडिया के मुताबिक सज़ाए मौत 2 साल के तातुल के साथ है, यानी 2 साल तक अमल दरामद नहीं होता और अगर इस दौरान कोई और जुर्म ना हो तो सज़ा आमतौर पर उम्र कैद में तब्दील कर दी जाती है, यानी फौरी तौर पर फांसी नहीं दी जाती, बल्कि ये ज़्यादातर एक सख्त तरीन सज़ा प्लस मौतली होती है। चीनी सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में रिश्वत लेना, अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करना और फौजी तकर्रियों और फैसलों में करप्शन करना संगीन जुर्म समझा जाता है और बदकिस्मती से ये हमारे मुल्क का अहम कल्चर बन चुका है। और जो जितना करप्ट होगा रियासत उससे उतना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। अपना ख्याल रखिएगा। ये हमारी आज की वीडियो थी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।